हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आपके बेस्ट होंगे आप लोग। आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ लेक्चर नंबर सेकंड केमिकल बॉन्डिंग का। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको लेटिस एनर्जी पढ़ा दिया था। लेटिस एनर्जी अगर पढ़ाया था तो उसके फैक्टर अफेक्टिंग है कि मतलब लेटिस एनर्जी को इफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, लेटिस एनर्जी का फार्मूला होता है लेटिस एनर्जी इक्वल टू के क्यू प्लस क्यू माइनस आर माइनस। यानी जो लेटिस एनर्जी होता है ना, वो प्लस चार्ज पे डिपेंड करता है, लेटिस एनर्जी माइनस चार्ज पे भी डिपेंड करता है, लेटिस एनर्जी आर प्लस पे भी डिपेंड करता है, लेटिस एनर्जी आर माइनस पे भी। यानी नेगेटिव साइज, पॉजिटिव साइज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब देखिए इन चारों को मैं यहाँ लिखा हूँ। अगर प्लस चार्ज ज्यादा है, प्लस चार्ज, तो लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा, लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। अगर माइनस चार्ज ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। अगर प्लस साइज की बात करूं, साइज, अगर साइज आपका ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी कम होगा। प्लस साइज अगर ज्यादा है, लेटिस एनर्जी क्या होगा? कम होगा। या माइनस साइज आपका ज्यादा है तो लेटिस एनर्जी क्या होगा? कम। यानी अगर साइज ज्यादा होगा ना तो लेटिस एनर्जी कम होगी, और साइज अगर कम होगा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर चार्ज आपका ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा। यानी सीधा याद रखिए कि अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, अगर साइज आपका कम होगा तो लेटिस एनर्जी आपका ज्यादा होगा। यानी साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन सबके एग्जांपल देखिए। देखिए अगर मैं NaCl और MgCl2 की बात करूं और मैं आपसे कहूं कि बताइए इन दोनों में लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, यहाँ दोनों Cl है, ठीक, तो दोनों Cl पे चार्ज तो सेम होगा, माइनस माइनस। लेकिन यहाँ सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, सोडियम पे +1, और जिसमें ज्यादा चार्ज होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैग्नीशियम पे 2 चार्ज है तो इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यानी MgCl2 की लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, NaCl की कम होगी। अब देखिए यहाँ पे Al2O3 Aln, अब यहाँ पे देखेंगे तो Al पे +3, यहाँ भी +3, यहाँ तो इसको छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे -3, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, ज्यादा चार्ज है, और ऑक्सीजन पे कम है। तो सिंपल है कि नाइट्रोजन का लेटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, मतलब इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ देखिए LiCl NaCl, Cl पे माइनस चार्ज है, ओके कोई बात नहीं, Li पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यानी चार्ज दोनों में सेम है। अब क्या देखेंगे? साइज। जब दोनों का चार्ज सेम होगा ना तो साइज देखेंगे। जब चार्ज डिफरेंट था ना तो चार्ज देखे थे। अब चार्ज दोनों का सेम हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो अब साइज देखेंगे, साइज फैक्टर। अब देखेंगे Cl का साइज तो सेम होगा, लेकिन सोडियम और लिथियम इन दोनों के साइज अलग होंगे। सोडियम का साइज बड़ा होगा और लिथियम का साइज छोटा होगा। तो सोडियम का साइज बड़ा होने के कारण इसकी लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी, यानी NaCl की लेटिस एनर्जी कम होगी, LiCl की लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लिथियम छोटा है साइज में और सोडियम बड़ा है। तो सोडियम साइज बड़ा है इसलिए इसकी लेटिस एनर्जी कम और इसकी ज्यादा। याद रखिएगा, LiCl की लेटिस एनर्जी ज्यादा, NaCl की कम होती है। अब देखिए यहाँ पे लेटिस एनर्जी इसमें NaCl और Na में। अब यहाँ प्लस चार्ज प्लस, माइनस माइनस, यहाँ भी चार्ज सेम है, तब यहाँ साइज फैक्टर देखेंगे। देखेंगे तो आयोडीन I और Cl, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन होता है? आयोडीन। और साइज में छोटा कौन होता है? Cl। I और Cl दोनों में साइज में सबसे बड़ा किसका होता है? आयोडीन का साइज बड़ी होती है और Cl की छोटी होती है। तो आयोडीन की साइज बड़ी है तो उसका लेटिस एनर्जी छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे लेटिस एनर्जी सोडियम आयोडाइड का कम है और NaCl का ज्यादा, यानी NaCl का लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी और Na की लेटिस एनर्जी कम होगी। तो ये था फैक्टर ऑफ लेटिस एनर्जी। अब इसके आगे बात करता हूँ, इसको चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। अभी मैंने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लेटिस एनर्जी बताया आपको। अब मैं बताने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरा पूरा वीडियो देखेगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एक एक टॉपिक आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नोट बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर देखिए क्या होता है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक साइकिल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बोर्न हैबर साइकिल, बोर्न हैबर साइकिल। और इसको पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसमें यूज क्या होता है। इसमें यूज होता है आपका हेस लॉ। तो अब जब जाएंगे ना एग्जाम देने तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज हेस लॉ, हेस लॉ क्या होता है। तो आपको सबसे पहले यही सीखना हो कि हेस लॉ क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज हम कई जगहों पे कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में तो बहुत ज्यादा बेसिकली यूज होता है, ये केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में तो बहुत ज्यादा यूज होता है हेस लॉ।
तो आप देख सकते हैं हेस लॉ क्या है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ हेस लॉ क्या है, ध्यान से देखिएगा। और जब आप 12th पढ़ेंगे तो 12th में आपका बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे मैं चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे आप, हेस लॉ का, एंथैल्पी चेंज में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िए 11th में। देखिए हेस लॉ की बात करूं मैं, क्या होता है कि एंथैल्पी चेंज इज सेम वेदर प्रोसेस इज डन इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन या तो सिंगल स्टेप में होगा डायरेक्ट, या वो रिएक्शन कई स्टेप से कंप्लीट होकर के तब प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो इसको मल्टीपल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। एक रिएक्शन ऐसा है जो ए से डायरेक्ट डी बन गया, तो इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। तो कोई भी रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, तो अगर एक ही रिएक्शन जिसका प्रोडक्ट सेम बन रहा है, ये भी देखना है प्रोडक्ट सेम बनने चाहिए, जिसका प्रोडक्ट सेम बन रहा है और रिएक्टेंट भी सेम है, तो अगर सेम रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट वाला ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक बार सिंगल स्टेप में डायरेक्ट बन गया और एक बार बीच में क्या हुआ, बीच में मल्टीपल स्टेप में बना, तो जो सिंगल स्टेप में बना है उसका जो चेंज इन एंथैल्पी है, एंथैल्पी में जो चेंज है, उनके जो मल्टीपल स्टेप में बने हैं उनके जो एंथैल्पी का चेंज आ रहे हैं, उन सबको जोड़ दो तो इसके सिंगल स्टेप वाले चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। यानी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यानी सीधे हम बोल सकते हैं कि जो सिंगल स्टेप में हुआ है ना एंथैल्पी में चेंज, वो जो होगा ना वो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, जो मल्टीपल स्टेप में हुए हैं ना उनके एंथैल्पी के चेंज के सम के बराबर होगा। मतलब ये वाला डेल्टा H इन तीनों के सम के इक्वल होगा, यही बोलता है हेस लॉ। यानी हेस लॉ आपका क्या बोला, कहा कि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, तो जो सिंगल स्टेप में हुआ है ना आपका चेंज इन एंथैल्पी, वो मल्टीपल स्टेप में हुए चेंज एंथैल्पी के सम के बराबर होगा। यानी डेल्टा H इक्वल टू H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, यही तो है हेस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसका यूज बहुत ज्यादा है, हर जगह केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं यूज, तो इसीलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसको लिखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बोर्न-हाइबर्ट साइकिल। देखिए अभी मैंने कहा था कि बोर्न-हाइबर्ट साइकिल और हेस लॉ पढ़ा दिया, बोर्न-हाइबर्ट साइकिल यूज होगा इसमें लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। देखिए लेटिस एनर्जी कैसे निकलता है और कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको निकाल सकते हैं। देखिए अगर 1 मोल सोडियम सॉलिड ले लूं और हाफ मोल Cl2 गैस ले लूं और इन दोनों को मैं जोड़ूं तो बनेगा 1 मोल सोडियम क्लोराइड सॉलिड। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने में जो भी एनर्जी आपके जो एनर्जी यहाँ पे लग रही है उसी एनर्जी को हम क्या नाम बोलेंगे, लेटिस एनर्जी, और वो मुझे चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाने में 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने में जो एनर्जी लग रही है उसे बोलते हैं लेटिस एनर्जी। कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले ये सोडियम था सॉलिड, सॉलिड से ये बन गया आपका सोडियम गैस। कैसे बना, तो जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है, डायरेक्ट गैस में, तो वहां पे जो एनर्जी लगती है ना उसको बोलते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन। फिर सॉलिड गैस से बन गया आपका आयन, यानी जब आयन में कन्वर्ट होता है ना तो वहां पे हम जो एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो सब्लिमेशन में जब हम एनर्जी दिए सॉलिड को तो ये गैस में कन्वर्ट हुआ तो सब्लिमेशन एनर्जी हुआ। जब सॉलिड गैस सोडियम को मैंने एनर्जी दिया जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ निकला तो Na प्लस बना, तो इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला अब ये Na प्लस गैस बन गया, छोड़ दिया। हाफ Cl2 गैस था तो इसमें बॉन्ड बना था, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मैं एनर्जी दूंगा ना उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर होगी। अब वो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा H, हाफ लगा दिया क्योंकि 1/2 था तो 1/2, यहाँ पे जो होगा यहाँ लगा देंगे। अब ये बन गया Cl गैस, मतलब Cl2 गैस था, अब Cl गैस बन गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये जो Cl गैस है इसको अगर मुझे आयन में कन्वर्ट करना मतलब इसमें इसीलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, ऐड करना है, तो जो मैं एनर्जी दूंगा ना ऐड करने के लिए उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने में जो एनर्जी लग रही है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे।
और ये होगी डेल्टा एच ई जी और यहाँ पे बन जाएगा Cl माइनस। अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये जब जुड़ेंगे तो इसमें से लेटिस एनर्जी मिलेगी और लेटिस एनर्जी को लिखेंगे Le से। आप देख सकते हैं कितने एनर्जी यूज हुआ है यहाँ पे, डेल्टा एच आई, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, डेल्टा एच बीडीई, डेल्टा एच ईजी और एक Le। तब जाके बना है फॉर्मेशन हुआ है कंपाउंड, तो इसको बोलेंगे फॉर्मेशन एनर्जी डेल्टा एच एफ। जो डेल्टा एच एफ है ना फॉर्मेशन एनर्जी, ये इक्वल होगा डेल्टा एच एस यू बी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच बीडीई, डेल्टा एच ईजी और लेटिस एनर्जी। मुझे इन सब की वैल्यू पता होगी, इन सब की वैल्यू पता होगी, तो बताओ यहाँ से डेल्टा एच लेटिस एनर्जी मिल जाएगी ना, यानी हमें लेटिस एनर्जी मिल जाएगी ना। बस इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, इसी फार्मूले से लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। और ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, ये पूरा साइकिल आपका बोर्न हैबर साइकिल है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं लेटिस एनर्जी। अब आपको मैं लिखवाऊंगा डेल्टा एच बी क्या होता है, डेल्टा एच आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होती है, इन सब के बारे में हम लिखवाऊंगा मैं। इतना लिखिए फिर बात। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने एनर्जी को मैं हैबर साइकिल के द्वारा, बोर्न हैबर साइकिल द्वारा लेटिस एनर्जी को फाइंड किया था। जो लेटेस्ट एनर्जी था ना उसको फाइंड करने का एक फार्मूला बनाया था, डेल्टा एच फॉर्मेशन करके इक्वल करके बनाया था। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कीजिए कैसे बनता है बोर्न हाइबर साइकिल, वो मैं बता दिया। अब देखिए उसमें जो एनर्जी यूज हो रही थी ना, चार एनर्जी, एक डेल्टा एच एस यू बी, एक डेल्टा एच आई ई, एक डेल्टा एच बी डी ई, बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बीडीई, और एक डेल्टा एच ई जी। इन चारों के बारे में बताने जा रहा हूँ, चारों एनर्जी होती क्या है विद डेफिनेशन के साथ। देखिए डेल्टा एच एस यू बी क्या होता है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू गैस। 1 मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी को हम प्लस से लिखते हैं, प्लस पॉजिटिव से लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच एस यू बी। यानी 1 मोल सोडियम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा एच एस यू बी, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब बात करते हैं, जैसे सोडियम Na सॉलिड था, इसको Na गैस में कन्वर्ट किया, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी जो लगी, उस एनर्जी को हम बोल देंगे आपका डेल्टा एच एस यू बी। अब है आपका डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होता है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे यहाँ देखिए सोडियम गैस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम प्लस गैस बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलेंगे डेल्टा एच आई होप समझ गए होंगे। डेल्टा एच बी डी क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाम ही से मालूम चला है बॉन्ड डिसोसिएट मतलब तोड़ना, यानी इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे Cl2 है, Cl गैस में टूट गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा। डेल्टा एच ई जी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन गैसियस एटम। किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए जो एनर्जी आपका चेंज होता है, एनर्जी लगता है उसमें, उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। यानी इट इज एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन गैसियस एटम। जैसे यहाँ पे Cl गैस था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो Cl माइनस गैस बन गया, तो यहाँ पे डेल्टा एच ई जी आ जाएगा। यानी आई होप कि मैं आप लोग को समझा दिया हेस लॉ क्या होता है, आपको फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी बता दिया, आपको मैं लेटिस एनर्जी कैलकुलेशन बता दिया, और आपको बता दिया उसमें यूज होने वाली जितने एनर्जी थी उन सब के बारे में बता दिया। तो ये रहा आपका लेक्चर नंबर 2। सुनिए, लेक्चर 1 और 2 मैं थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इतना ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कितने मिनट, 20 मिनट मान लीजिए, प्रैक्टिस कर लेते हैं और नोट बना लेते हैं और इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो सोचिए कितना बेस्ट आपका होगा। कहीं भी जाएंगे तुरंत बताएंगे, आप किसी चीज को, कोई भी कुछ भी पूछेगा तुरंत बताएंगे। हेस लॉ तो 11th क्लास में अगर एग्जाम होगा तो उसमें पक्का आएगा, गारंटी दे रहा हूँ 100%। तो ऐसे है इसका एनर्जी, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 3 में मिलेंगे, इतना नोट बनाइए, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं।